हेलो एवरीवन। आज हम लोग IBSC IO ग्रेड सेकंड की ये पेपर की एनालिसिस करेंगे हम लोग, जो 20 फरवरी 2021 को हुआ था। ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। इसके बाद आगे भी हम लोग और भी पेपर की एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। मैथ्स के केवल क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज दिया हुआ है। इट इज मार्क्ड अप 100%। अच्छा, मार्क्ड, जिसको मार्क्ड अप किया गया है यानी कि 100%, यानी कि मार्केट प्राइस कितना होगा तो 2x, यानी कॉस्ट प्राइस के दो गुना है। इट इज सोल्ड एज रुपीज 420, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 420। आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 30%, इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। चलिए, बेसिक से क्वेश्चन है, हमें पता है मार्केट प्राइस नहीं, इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, आपको पता होगा सेलिंग प्राइस बराबर जो है वो होता है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस पे वैल्यू हम लोग को क्या करते हैं, सीधा सीधा डाल देते हैं, हमें दिख जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 420 रुपये है, और मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस आपने देख रहे हैं 2x है, और यहाँ पे 100, और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम x को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 420 इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा 70/100। ठीक है, परसेंटेज हमने हटा दिया तो डिवाइड बाई 100 लगा दिया। अब यहाँ से अगर हम 2x इक्वल टू लिखना चाहें तो ये 420 है, ये इधर डिवाइड में 100, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 2 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर 70 भी क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट यदि से हम करें तो यहाँ देखिए 7, ये 0 से 0 को ब्रेक कर दीजिए। 7 से अगर 42 को ब्रेक करें तो 6 बार में हो जाएगा, और यहाँ से 6 को हम 3 बार में कर सकते हैं, यानी यहाँ से हमको x की वैल्यू दिख रही है सीधा सीधा 300 रुपीज़, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा इसका 300 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द पाई चार्ट गिवन हियर shows expenditure incurred by family on various item and their savings, which amount to rupees 8, saving which amount to rupees 8,000 in a month। मतलब यहाँ पे हमको सेविंग दे दिया गया है, कितना है सेविंग दिया गया है 8,000 का। स्टडी द चार्ट ऑन, आंसर हमको करना है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड सेविंग। देखिए, अगर यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर ऑन फूड का अगर रेशियो देखें तो 120 डिग्री का है। तो कैसे भी करके अगर हमें 1 डिग्री के बारे में पता चल जाए तो हम अपना आंसर तक रीच कर सकते हैं। इसमें आपको देख रहे हैं सेविंग 8,000 दिया हुआ है, और यहाँ सेविंग का भी डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, मतलब यहाँ सेविंग दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि आपको पता ही है कि यानी 60 डिग्री बराबर है मतलब 8,000। तो यहाँ से हम 1 डिग्री बराबर निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा 8,000 अपॉन में 60, 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए, यानी 800 अपॉन में 6, इतना हो गया, यानी 1 डिग्री का वैल्यू इतना हो गया। तो ठीक है, बेसिक बात है, तो फूड का हम निकाल लेते हैं। अगर हम फूड की बात करें तो फूड कितना है 120 डिग्री का है। तो 120 डिग्री का यदि फूड है तो हम अगर देखें तो
अगर हम इसको वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहें तो 120 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 6, इतना आ गई है। इसे ब्रेक कर दें तो 2 बार में 20 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 20 इंटू 8000 हो जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 16,000 के आसपास, 16,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पता ही है सेविंग इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, यानी फूड और सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है। फूड कितना है, आपको देखिए यहाँ पे 16,000 है और सेविंग 8,000 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से चाहे तो हम इसे 2:1 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ी देर रुकिए पहले, फिर हम चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ट्रिपल्ड, सिलेंडर का जो है कि यहाँ पर रेडियस जो है कि ट्रिपल दिया हुआ है, यानी आर बराबर दिया है मेरे ख्याल से 3r, ठीक है। और यहाँ पे हाइट जो है हाफ है, यानी h जो दिया है वो h/2 दिया है। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द न्यू वॉल्यूम एंड द प्रीवियस वॉल्यूम। तो यानी सबसे पहले आपको सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr² h। और जो हमें न्यू सिलेंडर के बारे में बात कही जा रही है वो क्या है, वो कुछ ऐसा है कि पाई है, आर की जो वैल्यू है वो 3r है का स्क्वायर, और जो h की वैल्यू है वो h/2 दिया है। दोनों का रेशियो पूछ रहा है न्यू अपॉन में ओल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई 3r² मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9r² और इंटू h/2 और डिवाइड बाई में जो हमारा ओल्ड है, ओल्ड कितना है πr²h, तो πr²h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r² से r कैंसिल कर सकते हैं, h से h कैंसिल कर दीजिए, यानी हमारा जो बचा वो 9/2 बचा, यानी 9:2। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ ग्रोसर मिक्सेस 2 variety of wheat and sells the mixture at ₹28 per kg to earn a profit of 25%। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस, 2 गुना दिया हुआ है, दैट ऑफ द सेकेंड एंड ही मिक्सड, देन रेशियो 2:3 में से क्या किया जा रहा है, मिक्स किया है, तो फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ चीपर वेराइटी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 वेराइटी है, मान लीजिए एक वेराइटी V1 है, एक वेराइटी V2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 28 पर केजी के हिसाब से। प्रॉफिट कितना का अर्न कर रहा है, प्रॉफिट इस पे है 25% का प्रॉफिट, ये जो कि अर्न कर रहा है। आपको यहाँ से पता है एक और चीज़ दिया है उसे भी लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ जो है कि वेराइटी V1 के लिए लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 गुना दिया है ना, देखिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द सेकंड कह रहा है, तो जो वेराइटी V1 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ V2 के जो है कि 2 गुना दिया हुआ है। और इनका रेशियो भी दिया है भाई, इनका जो रेशियो दिया है वो कितना है, वो है आपका 2:3 का दिया है, यानी आपको पता ही चल गया कि V1 के लिए हम जो क्या लिख सकते हैं। चलिए पहले और क्वेश्चन देखते हैं, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ V2, क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है प्राइस ऑफ V2 इक्वल टू व्हाट। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ V2 इक्वल टू x। कॉस्ट प्राइस जो है V2 के लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस नहीं, एक्चुअली प्राइस ऑफ V2 कर लीजिए x, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ
अगर हम V2 की बात करें तो यहाँ देखिए 2:3 का है ना, तो यानी कि 2 2 अपॉन में जो 5 हो जाएगा, 3 to 5 हो जाएगा, तो ये हमारा V1 के लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और V2 के लिए 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे x इंटू 3/5, यानी कि यहाँ पे 3x/5। अगर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ V1 की बात करें तो दोगुना था ना, तो 2x इंटू 2/5, यानी यहाँ से हो जाएगा 4x/5। ये देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा V1 और V2, वैसे जो V2 है ये है, और ये V1 हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें, अच्छा, इसके सेलिंग प्राइस वगैरह के बारे में बात कर रही है, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अब देखिए हमें पता है, वी नो दैट, क्या हमें पता है, हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस को यहाँ से निकालना चाहें तो अब देखिए सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस पी, इसका परसेंटेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 28 रुपये का है, और कितना रुपये प्रॉफिट अर्न करना है, 25 रुपये, तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा, और परसेंटेज लगा है तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसे अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से, तो हम इसे 25 से ब्रेक करें तो 5 बार में हो जाएगा, और ये 4 बार में हो जाएगा। इसे अभी चलिए हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, 18/4/5 लिख लेते हैं। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के चला आया है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस होगा, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस के एडिशन के बराबर ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसे आसानी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ नीचे देखिए सिंपल है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x/5 प्लस 4x/5 इक्वल टू 28 इंटू 4/5। ये बेसिकली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ से हम चाहें तो इसको अब कैलकुलेट यदि करें, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से ये देखिए 7x/5 इक्वल टू 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5। इस 5 से इस 5 को हम क्या कर सकते हैं, इस 5 से इस 5 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 7x इक्वल टू 28 इंटू 4, चाहे तो 7 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 4 बार में, 7×4 28 होता है, तो x इक्वल टू जो होगा वो हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 जो कि है कि हमारा करेक्ट है। चलिए अब हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम थोड़ी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेक्टेंगुलर व्हीट फील्ड एज एरिया, कोई रेक्टेंगुलर व्हीट फील्ड है जिसका एरिया इतना दिया हुआ है, वेयर एज इट्स पेरीमीटर जो है कि उसका पेरीमीटर जो है कि इतना दिया हुआ है। तो इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द पेरीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से हम इसको रीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 174 हम यहाँ लिख दें और इसको फैक्टराइज कर दें, तो 2 से फैक्टर हो रहा है, तो आप देखिए ये 8 बार में चला जाएगा और ये 7 बार में चला जाएगा। अगर हम इसे 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो हम इसे 3 से फैक्टर करते हैं, तो 3 से करें तो ये 29 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 29 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी देखते रहिएगा ध्यान से, ये जिसमें भी होंगे वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। 58 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, तो 58 का फैक्टराइजेशन अगर हम 2 बार में करें तो ये 29 बार में चला जाता है, यानी इसका फैक्टर 2 इंटू 29 हो जाएगा। अगर 116 का फैक्टराइजेशन यदि हम करें, तो 116 का फैक्टराइजेशन करें तो ये 58, और देखिए 58 का भी करें तो ये 29, यानी 2 इंटू 29 बार में चला जाएगा। अगर हम 87 का फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 से जाएगा 29, यानी 3 इंटू 29 होगा। यानी यही देखिए 3, 2, 3 और 29, ये जिसमें आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मनोज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days वर्किंग 8 आवर।
अगर मनोज जो है ना, 15 डेज काम करे तो इसकी इफिशियंसी तो पता नहीं, 8 आवर, तो ये किसी काम को कंप्लीट कर लेता है। अगर हम इसमें संतोष की बात करें तो संतोष यदि 10 डेज काम करे, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ये 9 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना। तो इफ मनोज एंड संतोष टुगेदर स्टार्ट वर्किंग 6 आवर पर डे, इन हाउ मेनी डेज विल बी दे कंप्लीट वर्क। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल है कि आपको ये पता है कि मनोज भी सेम ही काम कर रहा है जो संतोष काम कर रहा है, यानी दोनों के जो कार्य करने की जो टोटल वर्क जो करने की क्षमता है वो क्या है, दोनों के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि ये 15 into m into 8 इक्वल टू 10 into 5 इंटू 5 नहीं, s इंटू n 9 इसके बराबर होगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर m अपॉन में s की बात करें, दोनों का रेशियो के बारे में बात करें, तो 10 into 9 अपॉन में क्या हो जाएगा, 15 into 8। चलिए इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करें तो ये 5 बार में, ये चला जाएगा 4 बार में, ये कितने बार में जाएगा, ये 5 ही चला जाएगा 3 बार में, है ना। आप इसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से 5 को ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ से जो इन लोगों की काम करने की एफिशिएंसी चली है वो 3/4 चली है। अगर दोनों की बात करें, दोनों कितना मिलकर काम करेंगे पर डे, तो वो होगा 7 यूनिट का काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और हमसे कहा जा रहा है कि कितने, इफ ये दोनों स्टार्ट करते हैं 6 घंटा पर डे काम करना, तो ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इनकी एफिशिएंसी है 7 और डे कर लेते हैं डी। अगर ऊपर की तरह अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख दें कि जो इनकी एफिशिएंसी है वो कितनी है, हमको दिन निकालना होगा। एफिशिएंसी 7 दे रखा है और कितने घंटे काम करते हैं, 6 करते हैं, और इन दोनों जो दोनों करेंगे वो सेम ही काम करते हैं, तो इसका मतलब ये 15 मान लेते हैं, ये इसका यूज कर लेते हैं हम, और m का एफिशिएंसी निकल के आ गया 3, तो 3 डाल देते हैं, और यहाँ पे 8 है तो 8 रहने देते हैं, ठीक है। और इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी की वैल्यू। डी की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से देखिए 15 into 3, यहाँ पर 8, और यहाँ से मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 7 into 6। चलिए इसे ब्रेक करें, तो यदि हम इसे ब्रेक करें तो 2 बार में हो जाएगा कैंसिल आउट, इससे कितने बार में 4, ये कितना हो जाएगा 60/7। 60/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 7 4 डेज, इतना। अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं वैल्यू भर के हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, हम ये संतोष वाला लेके, तो देखिए ये भी चाहे तो हम कर सकते हैं, D/7/6 बराबर 10 into 5 into 9, ठीक है ना। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 10 into 5 into 9 अपॉन में 7 into 6। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से देखिए आप, हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 बार में, यहाँ से कर सकते हैं 2 बार में, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं कितने बार में, 5 बार में। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ टोटल जो हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 75 अपॉन में कितना हो जा रहा है, 15 25 75, 75 अपॉन में कितना हो जा रहा है, 7, कितना हो जा रहा है 7। तो यहाँ से भी हमारा जो है कि एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर जो इसकी एफिशिएंसी है ना, वो एफिशिएंसी यहाँ देखिए 4 है, देखिए यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो एक्चुअली यहाँ भी क्या रहेगा, 4 रहेगा, और ये 5 20 30 60 हो जाएगा, यानी ये 60 हो जाएगा। 60/7 ये भी आया, तो यानी दोनों क्या है कि हमारा करेक्ट है, यानी कि 4/7, ये जो कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जनरली क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एट एन इलेक्शन बिटवीन कैंडिडेट PQR, है ना, 3 कैंडिडेट के बीच इलेक्शन है, 20% वोट पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा, 20% वोट जो है वो क्या है, इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। आउट ऑफ वैलिड वोट P गेट्स 30% वोट। अच्छा, P जो है कि
30% वोट करता है पाता है। द रिमेनिंग वैलिड वोट शेयर्ड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो। अच्छा, जो रिमेनिंग बचेगा, जो इसके बाद जो रिमेनिंग बचता है ना, उसमें से 11:9 का जो है कि शेयर है किसके पास, क्यू और आर के पास। क्यू और आर के पास इसके बीच के रेशियो है। इफ द पी हैज रिसीव डे 150 वोट्स लेस देन आर। अच्छा, यहाँ पे एक और रिलेशन दिया है, पी इक्वल टू आर जितना रिमेनिंग करता है उससे 150 कम, ठीक है ना। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। अच्छा, हमें टोटल वोट ऑफ नंबर को फाइंड करना है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ वोट को हम क्या कर लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो बाई क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, तो चलिए बाई क्वेश्चन लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना मान लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट हमने एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ से आपको क्या है, देन हम लिख सकते हैं, देन जो पोल्ड वोट है, पोल्ड वोट्स कितने होंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्स होंगे वो कितने होंगे, 80% होंगे ना, क्योंकि 20% जो है कि वो क्या हो जा रहा है, इनवैलिड डिक्लेयर हो जा रहा है। तो इनवैलिड जब हो जा रहा है तो 20% होंगे, यानी 80% ऑफ एक्स। इतना टोटल नंबर हमारा वोट जो होंगे वो पोल्ड होंगे। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ पी गेट्स वोट कितना है, वो कितना है, तो वो है 30%, यानी 30% ऑफ 80% ऑफ एक्स। इतना किसे मिलता है, इतना हमारे पी को मिलता है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना होगा जी, तो रिमेनिंग जो होगा वो रिमेनिंग जो हो जाएगा वो रिमेनिंग देखिए 11:9 के रेशियो में जो यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, रिमेनिंग वोट जो है कि वो कितना है, वो है नहीं नहीं, यहाँ पर रिमेनिंग वोट 30% जो है कि 80% का 30% हो जाता है, किसको, पी को मिल जाता है। तो रिमेनिंग कितना बचा है, तो 70% बचता है। तो 70% ऑफ 30% ऑफ 80% ऑफ एक्स, ठीक है, डन। और यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है आर के बारे में, तो आर के बारे में जो रिलेशन है वो कितना है, आर यहाँ पे टोटल कितना वोट पाता है, देखिए 9/20 है। तो 9/20, 9/20 ऑफ 70% ऑफ 30% ऑफ 80% ऑफ एक्स, इतना आर के पास है। और यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, P इक्वल टू आर माइनस 150। कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों का यूज करके हम क्या करेंगे, इसे, इन सभी चीज़ों का यूज करके हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। P के बारे में हम लिख देते हैं, P की वैल्यू कितनी है भाई, P की जो वैल्यू है वो है 30/100 इंटू, देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज को हम डिवाइड बाई 100 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे 80/100 है, और इंटू एक्स है। आर की जो वैल्यू है कितनी है, 9/20 इंटू 17/100, यहाँ पे 30/100 इंटू 80/100 इंटू एक्स, इतना है जी। अब हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल है कि हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। -150 है जी, -150, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं, और यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम 2 जीरो को, ये 2 जीरो से काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हुआ ये 24/100 इंटू एक्स अपॉन में, यहाँ भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9/7 इंटू, देखिए 9/7 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन में
यहाँ हम लिख सकते हैं 20 इंटू 100 इंटू 10 इंटू एक्स माइनस 150। अगर हम इसको चाहें तो 150 को उधर भेजें तो हमारा जो है कि वो सामने निकल के आ जाएगा, मतलब क्लियर कट दिखेगा हमें, ये 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। कैसे? ये हम चाहें तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 4, इससे हम लिख सकते हैं 10, एंड इसे हम लिख सकते हैं 5, और इसे हम लिख सकते हैं 2, और 2 है तो हम चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 20, 20 नहीं 50 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में 5 इंटू 50 इंटू 10 इंटू एक्स माइनस 150। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये चाहे तो 6 और ये 25 लिख सकते हैं, तो यानी कि 625x हम लिख सकते हैं यहाँ से। और इसको फाइनली यदि हम कैलकुलेट करके चले ना, तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा जो है कि x इक्वल टू 19500। ये आप करके देख सकते हैं, तो इतना हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि एक्चुअली 10025 आएगा जी। यहाँ पे 1002500 के आसपास आएगा। तो ये हमारा 12,500 के आसपास हो जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा ऑप्शन जो है कि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 6 कंट्रीज। अच्छा, 6 कंट्री में ये जो परसेंटेज के हिसाब से कार क्या हुई है, सोल्ड हुई है। नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द पर्टिकुलर कंट्री आर सोल्ड इन द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, हमें क्या है, हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 2 ऑप्शन में क्या है, पूछा जा रहा है कि किसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि वो करेक्ट है। तो चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिफरेंस between the total central angle formed by A and F and total central angle formed by C and D। चलिए कोई दिक्कत नहीं, A और F के बीच जो सेंट्रल एंगल की अगर हम बात करें तो A की वैल्यू कितनी है जी, 11%, और क्या F की वैल्यू कितनी है, 25%। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल कितना क्रिएट होगा, तो 11 प्लस 25 परसेंटेज इंटू 360 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 60/36 अपॉन में 100 इंटू 360। एक 0 से 0 को हम ब्रेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, अभी रहने देते हैं, अभी कैलकुलेट करके आगे लिख लेंगे क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है ना। और हम अगर बात करें किसके बारे में और कहा जा रहा है, सी और डी के बारे में बात कर रहे थे। ये रहा सी और ये रहा डी। अगर सी और डी की बात करें तो इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो 18 प्लस 9 का परसेंटेज प्लस ये परसेंटेज नहीं इंटू 360। तो अगर 9 और 18 की बात करें तो 27 हो जाएगा। 27/100 इंटू 360। यहाँ से भी हम चाहे तो इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 27/10 इंटू 360 नहीं 36। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 36/10 इंटू 36 माइनस 27/10 इंटू 36। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं क्या, हम इसमें से कॉमन, हमको सीधा सीधा दिख रहा है, हम इसमें से कॉमन कर लें 36/10 यदि हम इसमें से कॉमन कर लें तो हमारा जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, 36 माइनस ये, तो 36
10 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाता है 97, कितना होता है 97 16 अपॉन में 5, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये कितने बार में कटेगा 3, और यहाँ से हमारा बन के आ रहा है कितना 10, यानी 2 बार में चला जाएगा, और ये 0.4 यानी इतना होगा 32.4। देखिए 32.4 डिग्री यहाँ भी है, यानी ये जो की है कि हमारा ऑप्शन नंबर थी जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की चर्चा करें। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है ना, और इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बी सी इज टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई बी सी, अच्छा 12,650, देन टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन दिस 6 कंट्री आर 23,000, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बी सी ई की बात करें तो परसेंटेज इसका कितना है, ताकि हम पता कर सकें। तो बी सी और ई, बी सी और ई की बात करें तो ये 20 और 18 और 17, 20 18 17 कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है टोटल 55%, यानी 55% कार जो है वो कितने के बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12,650 के बराबर दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो है कि वो हमारा हो जाएगा 12,650 अपॉन में 55 इंटू 100। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। अगर 11 से करें तो 5 बार में, 11 से इसे करें तो 1 बार में, एक 6 बचा 1 बार में, ठीक है, और ये 5 बार में, और ये 0, और इससे हम इसको कैंसिल करें तो 2, और ये 2 होगा, और कितना होगा 2, और यहाँ पे 15 कितना हो जाता है 3, और ये 0, यानी कि जो है कि हमारा कितना हो जाएगा 230, 230 इंटू 100 करें तो ये 23,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 23,000। तो देखिए यहाँ पर हमारा 23,000 करेक्ट आंसर है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों क्या है हमारे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो मेनली कह रहा है वो ये है कि 2 आइटम्स वर सोल्ड एज रुपी, 2 आइटम दिए हुए हैं जो कि 2 आइटम्स हैं, वेर सोल्ड एट रुपी 900 ईच, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 आइटम्स हैं जो ईच जो सेल हो रहा है ना वो है 9,000, यानी कि दोनों को सेल होने में कितना लग जाएगा 18,000, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है जी, ये 18,000 रुपये दिया है। द फर्स्ट वाज सोल्ड, अच्छा फर्स्ट के बारे में दे रहा है कि फर्स्ट वाज सोल्ड 50% लॉस एंड सेकेंड वाज 50% प्रॉफिट, तो फाइंड द टोटल लॉस सेलिंग बोथ द आइटम, ठीक है। क्वेश्चन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पता है सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो होता है प्रॉफिट या लॉस, लॉस होता तो माइनस लगाते हैं, प्रॉफिट होता तो प्लस लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और ये नीचे आ जाता है डिवाइड, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज। चलिए अगर हम इसकी आगे बात करें तो यहाँ पर अगर 50% अगर प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 50% यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितने का है 9,000 का है ना, 9,000 है ना ईच, एक पे 50% लॉस हो रहा है, एक पे दूसरे पे हो रहा है, ठीक है ना, तो 9,000, और यहाँ पे अगर हम 150 कर दें 50% मान लीजिए कि प्रॉफिट वाला है तो, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 यदि कर दें तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से देखिए आप 50% का है ना जी, तो यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 0 से 0 हम इसे ब्रेक कर दें, 15 6 बार में कर दें तो यहाँ से 60 इंटू 100 बचेगा, यानी यहाँ से हमारा 6,000 का निकल कर आएगा टोटल। अगर 50% प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा कॉस्ट प्राइस, और यदि हमारा 50% यदि लॉस हो रहा है तो इसे निकालें यदि हम
तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगा वो कितने का आएगा, तो 9000 पे 50, 100 माइनस 50 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 लिख दें, तो यहाँ से इसको ब्रेक करें 2 बार में, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 18,000 का निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि ये नीचे हम लोग को पढ़ना भी है, तो यहाँ पे ये जो के है ये हो जाएगा 18,000 के आस 18,000। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस एक का 18,000, एक का 6,000, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर टोटल की हम बात करें तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24,000 का, 24,000 का। यदि हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो बोथ की, एक की सेलिंग प्राइस 9,000 थी, तो दोनों को मिला के कितनी हो जाएगी, 18,000। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, कम है, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी हम लॉस उठाएंगे। तो जो कि हमारा लॉस निकल के आएगा वो आएगा कितने का, 6,000 का। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 जो है कि वो हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जनरली क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, कोई एक आर्टिकल है जो सोल्ड किया जाता है 30% डिस्काउंट पे, टू द मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इट मेक्स लॉस 20% जी, और इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है, 20% का जो है कि हमारा लॉस हो रहा है। एट व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस विल बी ब्रेक इवन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो लॉस है वो कितना परसेंट का है जी, हमारा लॉस है टोटल 20% का, हमारा लॉस है 20% का। और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 30% के बारे में बात की जा रही है। और डिस्काउंट पता ही है आपको कि मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, तो ये हमारा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस अभी आपको पता है कि कई बार हम लोग चर्चा कर लिए, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फर्स्ट मान लीजिए। अगर हम सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस के लिए लिखते हैं तो उसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, डिस्काउंट 100 माइनस डी की परसेंट ऐसे लिखते हैं। ये हमारा इससे हमारा दो इक्वेशन बना के हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये देखिए, और जो हमारा दोनों का सेलिंग प्राइस है, मार्केट कॉस्ट प्राइस है, दोनों बराबर है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 10 लॉस परसेंटेज इक्वल टू मार्केट प्राइस 100 माइनस टी परसेंटेज। यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉस्ट जो है कि मार्केट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस की यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ से आएगा 100 माइनस कितना का लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है ना, तो 18, मतलब हमारा जो है कि यहाँ पे 70 अपॉन में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कि 7/8 होगा। यदि कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस की बात करें तो 8/7 हो जाएगा। इतना का हमारा टोटल निकल के आ रहा है। इससे हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, 100 माइनस डी अपॉन में 100 इक्वल टू 7/8, और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 800 माइनस 8D इक्वल टू 700। यहाँ से जो होगा कि हमारा को निकल के जो सामने आएगा वो ये आएगा कि D इक्वल टू, यदि हम चाहें तो निकालने के लिए, तो यहाँ पे D इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 7,000 माइनस 8,000, 700 माइनस 800 ऐसे निकल के आएगा, और अपॉन में 8। तो यहाँ से D की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, इधर माइनस बचा था तो माइनस माइनस उधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 अपॉन में 8, 100 अपॉन में 8 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 12.5% आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमाइंडर व्हेन 5 डिवाइड्स कितना 129/76। तो हमारा
रिमाइंडर का स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका रिमाइंडर पता करते हैं। रिमाइंडर पता करने के लिए सबसे पहले है कि हम इसका यूनिट प्लेस पता करते हैं कि इसका यूनिट प्लेस कितना है ना। यूनिट प्लेस करने के लिए हम बेसिक सी लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 9 लास्ट में है, तो 9 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है जी, 81 होता है। यूनिट प्लेस पे हमारा 1 आता है। अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, तो हमारा 729 आता है। तो ये यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 9 है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम जो है कि इवेंट टाइम अगर 9 का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट प्लेस 1 आ रहा है, और ऑड टाइम यदि हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है कि यूनिट प्लेस 9 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 76 है। तो यानी पक्का है कि हमारा यहाँ जो यूनिट प्लेस इसका आने वाला है वो यूनिट प्लेस 1 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, इवन नंबर है 76। तो जब हमारा यूनिट प्लेस इतना, यानी रिमाइंडर भी हमारा कितने बचने वाला है, 1 बचने वाला है। और यदि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो वही कितना होता है, 1 होता है। यानी करेक्ट आंसर जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग, जो भी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर अ इंटरव्यू फॉर अ पोस्ट ऑफ वेरियस बैंक एंड परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग। ठीक है, कोई यहाँ बैंक दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये कोई बैंक है और ये नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट और इतना परसेंट क्वालिफाई करते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन बैंक आई एंड जे टुगेदर एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन द सेम बैंक। अगर इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि कोई बैंक जो है कि वो एक बैंक है, आई है, और किस बैंक के बारे में बात कर रहा है, जे के बारे में बात कर रहा है। इसमें जो है कि आप अगर यहाँ देखें आई के में तो टोटल 2200 अपीयर होते हैं, और जे में कितने अपीयर होते हैं, जे में 3000 अपीयर होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इसमें 26% जो है कि वो पास होते हैं, और इसमें कितने हैं 16%, ठीक है ना, 17%। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में तो इसमें सिंपल है कि 2200 का हम क्या निकाल सकते हैं, 26% निकाल सकते हैं। यहाँ से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 22 इंटू 26 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 572 स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी इतने स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, इतने स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। यदि हम इसका निकालें तो इसमें है 3000 इंटू 17/100। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से जो है कि हमारा निकल के आते हैं 510, ठीक है। अगर हम दोनों की बात करें टोटल कितने बच्चे जो है कि क्वालिफाई करते हैं तो वो है 1082। अगर इसको ऐड करें तो हमारा इतना हो रहा है, ठीक है। कितने नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल है कि 2200 थे, उसमें से 572 क्वालिफाई कर गए, तो जितना बचेंगे उतना नहीं हो रहे हैं, तो ये हो रहा है 1628। और इसकी अगर हम बात करें इस साइड की तो यहाँ पे टोटल 3000 थे, 510 क्वालिफाई हो जा रहे हैं, तो कितने बच रहे हैं, तो यहाँ बच रहे हैं 2490, ठीक है। 2490। यदि हम देखें कि कितने नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं दोनों मिला के, तो दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड करें तो 4118 हो जाएगा। और कितने पास किए थे दोनों को मिला के, वो 1080 था, इसको माइनस कर दें तो 1082 को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ से हमारा जो आता है वो है 36 आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम चर्चा करें तो जो है कि 60% स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, ठीक है। एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिसमें से 60% स्टूडेंट क्या है, बॉयज हैं, और यदि हम 40% बॉयज पास्ड इन एग्जामिनेशन, और इसमें से 40% जो है कि पास करते हैं एग्जामिनेशन को। If 35% of total student pass the examination, then what percentage of girl failed? तो कितने परसेंट जो है कि गर्ल
फेल कर जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सिंपल है, पहले लिख लेते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले लेट कर लेते हैं ना, कि मान लेते हैं कि टोटल 1000 हैं, टोटल 1000 स्टूडेंट हैं स्कूल में। तो 1000 का यदि हम मान लीजिए 60% बॉयज है ना, तो 1000 का 60% कितना होता है, तो 1000 इंटू 16/100 कर देते हैं। तो यहाँ से यानी 600 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं, 600 बॉयज। तो 40% गर्ल होंगी, तो 40% गर्ल होगी, तो 1000 का 40% कितना होगा, 1000 का 40% आपका 400 होगा। यानी 400 क्या है यहाँ पे, गर्ल्स हैं। यहाँ पे हो गया आपको 600 बॉयज और 400 गर्ल्स हो गए। ठीक है, कह रहा है कि 40% बॉयज पास इन द एग्जामिनेशन, यानी 60% फेल कर गए होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड इन एग्जाम तो कितने हैं, 60% हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 600 टोटल थे। लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज हु हु failed in exam equal to 100 minus 40% into 600। तो एक्चुअली जब इसे हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से 6% मतलब 6/100 इंटू 6, तो इसको करें तो 6 बार में यानी 24, 6×36 360। यानी कितने जो बच्चे हैं लड़के जो है कि इस एग्जाम में फेल कर जाते हैं, वो 360 एग्जाम में लड़के जो है कि फेल कर जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास इन, अच्छा टोटल स्टूडेंट का 35% स्टूडेंट क्या करते हैं, पास करते हैं। तो टोटल कितने थे, 1000 थे, तो 35 पास कर रहे हैं, इसका मतलब कितने फेल कर रहे हो, तो 100 माइनस 35% इंटू 1000 फेल कर जाते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 65/100 इंटू 1000 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारा 650 टोटल बच्चे क्या कर जाते हैं, टोटल बच्चे 650 फेल करते हैं। और इसमें से टोटल बच्चे लड़के जो बॉयज फेल करते हैं वो है 360। तो टोटल लड़कियां कितनी फेल करेंगी, तो सिंपल सी लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे को माइनस कर दीजिए। तो टोटल गर्ल इन फेल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन फेल्ड, कितनी फेल करेंगी टोटल लड़कियां, तो सिंपल है कि 650 और माइनस कर दीजिए इसमें से 300, 650 और माइनस कर दीजिए 360। तो इसमें से टोटल हमारा जो है कि हो जाएगा 290, यानी 290 लड़कियां क्या कर जाएंगी, फेल कर जाएंगी। यदि हम बात करेंगे इनकी परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ गर्ल फेल जो है कि एग्जामिनेशन में कितना कर रही हैं, तो सिंपल है 219, और टोटल लड़कियां कितनी थी, 400 थी। तो इंटू 100 तो ये 4 बार में कैंसिल आउट कर दीजिए, इससे यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा ये 72.5%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये हमारा कुछ हमको रेशियो दिया गया है, A/B रेशियो C/C² का रेशियो 16 के बराबर दिया है। तो इसके हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर आप इसे देखना चाहें तो इसे बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं कि A/B इक्वल टू C²/D² इक्वल टू EQ/FQ इक्वल टू 16, ये दिया हुआ है और हमको ये वैल्यू पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत है नहीं इसमें हम इससे यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम A बराबर लिख सकते हैं 16D²। कोई दिक्कत नहीं है, A/B C²D, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 16D²। ठीक है, चाहे इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रुक जाइए, आप इसको और इजी तरीके ऐसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हम चाहें तो A/B इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम एक सेकेंड
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं 16b। अगर हम ऊपर और देखें तो यहाँ से हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है, तो यानी हम यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 16 डी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम ई क्यू की वैल्यू भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आसानी से 16 एफ क्यू। यहाँ से देख लीजिए, तो ये तीनों चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि हम थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमको जो ये लिखा हुआ है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें यदि हम अगर हम इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई पावर 6 का है ना, तो अगर हम सिंपल है कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की जगह हम 16b को क्या कर दें, भर दें। तो यहाँ पे हमारा देखिए, अगर हम ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है, 16b है ना, तो ए स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 256 बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए सी पावर 4 है ना, सी पावर 4 के जैसे यहाँ से अगर हम चाहें तो सी पावर 4 निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 256 और डी का स्क्वायर करेंगे तो डी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो हम ई पावर 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, यानी 256 ये एफ के पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ बात करें तो हम यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 256 बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल है कि हम यहाँ पर यदि इनकी वैल्यू को अगर रखें तो हमारा टोटल हो जाएगा 256 ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी पावर 4 की जगह हम 256 डी पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 256 एफ पावर 6 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस डी पावर 4 प्लस एफ के पावर 6। यहाँ से चाहे तो हम 256 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी पे पावर 4 प्लस एफ के पावर 6, और नीचे हमारा यही है बी पावर डी पावर 4 प्लस एफ पावर 6। ये सब अंडर रूट में दिया होगा, यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अंडर रूट में यहाँ पर हमारा बचेगा 256। और ये जस्ट उल्टा है, यानी कि ये 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 अपॉन में, यानी अगर हम पूरी की बात करें तो ये 1 अपॉन में 256 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अलग लगा हुआ है, ये अलग रूट है, तो इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 1/16, पता ही आपको, 1 का स्क्वायर 1 और 256 का 6 और इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से जो हो जाएगा वो हमारा बन के आ जाएगा 257 अपॉन में 16। ये हमारा कैलकुलेट करेंट आंसर हो जाएगा। तो 14 का आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली है कि वन सेलिंग 32 चेयर एज रुपीज 2800 रुपीज़ में। ठीक है, इफ देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज कितना होगा। तो सिंपल है, इसके लिए सिंपल हमको अभी कई बार हम चर्चा कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, और सेलिंग दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 32 चेयर की कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2800 रुपये। तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ एक चेयर की यदि हम बात करें तो सेलिंग प्राइस एक चेयर का कितना हो जाएगा, 2800 अपॉन में 32। यदि हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 87 अपॉन में 5 इतना हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, तो 32 चेयर को लॉस जो उठाया जा रहा है वो हमारे 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ से L बराबर हम लिख सकते हैं, L बराबर जो है कि वो हमारा निकल के आ जाएगा C अपॉन में नहीं 8 चौको 32 होता है ना, 8 बराबर। तो CPL की जो लॉस आ जा रही है वो कॉस्ट प्राइस के डिवाइड बाई L में आ जा रही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है कि वो CP माइनस लॉस को यदि माइनस कर दें, CP कितना दिया हुआ है, जो है कि CP हमारा है, CP लॉस हमारा कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है CP/8। देखिए यहाँ पे आ रहा है CP/8,
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 7 CP/8। कितना हो जाएगा? 7 CP/8। तो 7 CP/8 जो होगा ये हमारा किसके बराबर है? ये हमारा बराबर है 87.5 के। देखिए 1 के बराबर दिया है ये कॉस्ट प्राइस, तो हमारा यहाँ से सीपी जो होगा वो निकल के चला जाएगा 100 के। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंप्लीफाई यदि करें तो इसका हो जाएगा 0.10 प्लस यदि हम इसकी बात करें तो 0.15 हो जाएगा। ये टोटल करें तो 0.25 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 0.20। अब प्लस अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1.25। अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 1.45 हो जाएगा ना। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो 0.06 और यहाँ पे 0.20, ये कितना हो जाएगा? 0.26 हो जाएगा। और इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 0.14 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.11। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा टोटल 0.25। इसमें से देखिए अगर हम देखें तो ये डिफरेंस है, बाकी सब ऑड है और ये देखिए हमारा इवन है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 कुछ ऐसा खास नहीं। क्या 17 में क्या है जी? 17 में है कि स्मॉलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस आपको पता है रोम्बस क्या होता है? आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्या कह रहे हैं? इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया, ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड इक्वल। इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है उसका क्या एरिया होगा? तो सिंपल पहले इसका हम डायगोनल बना लेते हैं। ये इसका डायगोनल है, डायगोनल दिया हुआ है। और आपको पता है डायगोनल एक दूसरे पे क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये है d/2, d/2 और ये है 2 और ये हमारा है 2। ठीक है, यदि हम इसमें देखें अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई कर दें, जो पाइथागोरस थ्योरम यदि हम अप्लाई कर दें, और ये भी जो है कि यहाँ पे साइड दे रखा है, ये भी 4 दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन को यदि पढ़ेंगे ध्यान से तो दिख रहा है। और यहाँ पे यदि हम पाइथागोरस लगा दें तो पाइथागोरस क्या होता है जी? पाइथागोरस जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस जो है कि हमारा 2 है, और तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये हमारा हो जाएगा d²/4। और बेस कितना है? तो बेस बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बेस में बेस जो है कि हमारा 4 है, तो नहीं मतलब 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4। और इसको हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो हमारी d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4√3 आएगी। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? 4√3/4 इंटू a²। तो अगर √3 4 और a कितना हो गया? ये जो हो गया हमारा हो गया 4√3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू यहाँ पे एक हमारा 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, एक 4 बच जाएगा। और 4 इंटू कितना लिख दें हम? यदि 4 इंटू 3 लिख दें तो ये हमको कैलकुलेट करें तो यहाँ से हो जाएगा 12√3 आंसर हो जाएगा। ये इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि A is 5% more than B, B is 10% more than C, then what percentage A more than C? तो इसके बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। A जो दिया गया है वो दिया गया है 5% मोर देन B। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू B प्लस 105/100, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे B के बारे में कहा गया है, B के बारे में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है B के बारे में? 10% मोर देन C दिया गया है ना। तो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं C प्लस 110/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमसे A का C के साथ परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो A के C के साथ जो परसेंटेज होगा वो होगा A इक्वल टू C इंटू 105/100
इंटू 110 100 माइनस 100। अगर हम इसको कैलकुलेट यदि कर दें तो जो है कि हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा 1155 1000 माइनस जो है कि 100। अब हम इसे परसेंटेज में यदि कैलकुलेट कर लें बाहर आती जाके तो हमारा आएगा 15.5%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बेसिकली है, इसे आप ऐसे फॉर्म में लिख लें कैसे कि 2p प्लस क्यू अपॉन में q प्लस आर इक्वल टू जो है कि q प्लस आर अपॉन में q माइनस पी है ना, q माइनस पी है जी। यहाँ पे हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2p प्लस क्यू अपॉन में q प्लस आर लिखा है इक्वल टू किसके बराबर है? ये बराबर है टोटल हमारा ये q माइनस पी q माइनस पी ये जो है कि हमारा ये बराबर है, थोड़ा सा ग्लिचेस थी, q माइनस ये जो है कि हमारा बराबर है q माइनस पी अपॉन में q माइनस आर इक्वल टू 4/3 के बराबर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इससे हम एक क्या करें, इससे और इसका यूज करके हम एक इक्वेशन बना लें और इसका यूज करके हम एक इक्वेशन बना लें और दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 9p। आप इसे कर सकते हैं 8 माइनस आर इक्वल टू 0 और यहाँ से p बाई आर को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा 8/9, यानी p रेशियो आर की जो वैल्यू हो जाएगा 8/9। 8/9 तो ये जो कि हमारा यहाँ पे 8/9 देखिए यहाँ पर दिख रहा है, p और r की रेशियो यहाँ पर दी गई तो यानी q पक्का ही 12 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये है जो 5 मिनट में ए कैन कंप्लीट वर्क इन 5 मिनट। अच्छा, बी जो है कि वो 6 मिनट में किसी काम को कर सकता है, सी जो है 8 मिनट में किसी काम को कर सकता है। तो चलिए ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके एफिशिएंसी क्या है और इनके काम करने की कितना देर में काम करते हैं तीनों मिल के एक साथ। तो इनकी जो ये टोटल एलसीएम होगी 120 आ जाएगी और हम इनकी एफिशिएंसी करें ये टोटल वर्क आ जाएगा। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे तो एफिशिएंसी जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे 24 का और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 20 का, यहाँ पे निकल के आएगा वो 15 का। अगर हम तीनों मिल कर बात करें कि तीनों मिलकर कितना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 59 यूनिट का काम तीनों मिल के करेंगे। तो टोटल हमारा टाइम कितना हो गया? तो 120/59 के आसपास हो गया ये टोटल हमारा। तो 1 मिनट में कितने काम करेंगे? तो 59/20 120। तो ये 1 आवर में कितने काम करेंगे? तो 60 इंटू 59/120। अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 59/2 हो जाएगा यूनिट का। तो एवरेज वर्क यदि हम बात करें तीनों के द्वारा तो ये 59/2 डिवाइड बाई 6 यानी 59/6 जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। चलिए ये हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को कर लिए। बाकी अपने के नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है।